आज की कहानी एक ऐसे शिकारी की है जो सिर्फ जानवरों का नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों का शिकार करता है। बचपन में मौत के मुंह से लौटकर आया एक लड़का कैसे एक खून का प्यासा लेजेंड बन जाता है। पिता की क्रूरता, बदले की आग और जंगल के जानवरों जैसी अजेय ताकत के साथ वो बन जाता है दुनिया का सबसे खतरनाक हंटर। आज की इस फिल्म में है जबरदस्त एक्शन, रोमांचक लड़ाइयाँ और एक अंधेरे सफर की कहानी जहाँ शिकारी और शिकार की सीमा बार बार बदलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं मार्वल के सबसे खतरनाक किरदारों में से एक क्रेवन द हंटर की ओरिजिन स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है बर्फ से घिरी रूस की एक गुप्त और कड़ी सुरक्षा वाली जेल की ओर जा रही एक वैन से। वैन के अंदर देश के सबसे खतरनाक अपराधी मौजूद थे और उन्हीं के बीच बैठा था एक रहस्यमयी आदमी सर्गेई क्रावेनॉफ, जिसे सभी क्रेवन के नाम से जानते थे। जेल पहुंचने के बाद नियम के अनुसार उसकी पूरी तलाशी ली जाती है और उसे एक सेल में भेज दिया जाता है। सेल में मौजूद दूसरा कैदी उसका स्वागत बिल्कुल नहीं करता, लेकिन क्रेवन शांत होकर कहता है, फिक्र मत करो, मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहने वाला, बस कुछ दिनों की ही बात है। अगली सुबह जेल के जिम में वो जानबूझकर दो खतरनाक कैदियों से झगड़ा शुरू कर देता है। मामला इतना बढ़ जाता है कि आखिरकार उसे उनके ताकतवर नेता चेर्नो के सामने ले जाया जाता है। चेर्नो रूस के सबसे खतरनाक अपराधी गिरोहों में से एक का सरगना था, जिसके नाम से पूरी जेल कांपती थी। लेकिन जल्द ही हमें पता चलता है कि क्रेवन का असली मकसद कैदी बनना नहीं था, वो यहाँ चेर्नो को ढूंढने आया था। फिर चेर्नो और क्रेवन के बीच बातचीत शुरू होती है। बात करते करते अचानक क्रेवन चेर्नो और उसके लोगों पर हमला कर देता है। कुछ ही पलों में चेर्नो और उसके साथी जमीन पर गिर चुके होते हैं। सायरन बज उठते हैं, सुरक्षा गार्ड चारों तरफ से दौड़ पड़ते हैं। लेकिन क्रेवन कोई आम इंसान नहीं था, वो एक के बाद एक सभी रुकावटों को पार करता हुआ आगे बढ़ता है, गोलियों से बचते हुए और स्पाइडरमैन की तरह ऊंची ऊंची दीवारें पार करके आखिरकार वो बर्फ से ढके सुनसान पहाड़ों तक पहुंच जाता है। वहाँ तेज बर्फीले तूफान के बीच एक भेड़िया उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है कि वो किसी भी पल हमला कर देगा, लेकिन क्रेवन सिर्फ शांत नजरों से उसकी तरफ देखता रहता है। हैरानी की बात ये होती है कि भेड़िया भी शांत हो जाता है, जैसे वो किसी अनदेखे बंधन को महसूस कर रहा हो। कुछ देर बाद उसी तूफान के बीच उसके लिए इंतजार कर रहा एक विमान वहाँ आ पहुँचता है। विमान में बैठकर क्रेवन सुरक्षित रूप से वहाँ से निकल जाता है। तभी दिखाया जाता है कि वो एक महिला से फोन पर बात कर रहा है और उसे इस मिशन के बारे में बता रहा है। इसके बाद कहानी हमें 16 साल पीछे अतीत में ले जाती है। न्यूयॉर्क के एक मशहूर स्कूल सेंट माइकल्स एकेडमी में दो भाई सर्गेई और दिमित्री पढ़ते थे। एक दिन अचानक उनके पिता निकोलाई खुद स्कूल पहुंचते हैं और दोनों को अपने साथ ले जाते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद दोनों भाई हैरानी से पूछते हैं कि क्या हुआ है। तब निकोलाई उन्हें बताता है कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ये खबर सुनकर सर्गेई पूरी तरह टूट जाता है और अपने पिता पर गुस्सा निकालता है। उसे लगता है कि उनकी माँ की मौत के लिए निकोलाई ही जिम्मेदार है। हमें पता चलता है कि उनकी माँ को लंबे समय से परिवार से दूर रखा गया था और किसी को भी उनसे मिलने नहीं दिया जाता था। इसी वजह से उनकी माँ गहरे डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन निकोलाई इन सभी आरोपों को नकार देता है और कहता है कि कमजोर लोग ही जिंदगी से हार मानते हैं। उसके अनुसार असली ताकतवर लोग कभी डरते नहीं हैं और जो लोग आत्महत्या करते हैं उनके लिए कोई विदाई समारोह भी नहीं होता। इसलिए वो चाहता है कि उसके बेटे भी सख्त और निडर बने। इसी कारण वो उन्हें एक खास शिकार पर ले जाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ कहानी हमें उत्तरी घाना के विशाल प्राकृतिक इलाके में ले जाती है। वहाँ कैलिप्सो नाम की एक किशोरी अपनी दादी के साथ समय बिता रही थी। कैलिप्सो की दादी आध्यात्मिक ज्ञान रखने वाली एक समझदार महिला थी। वो रहस्यमयी कार्डों की मदद से भविष्यवाणी किया करती थी। कैलिप्सो को उन कार्डों के साथ खेलना बहुत पसंद था। जब वो भविष्यवाणी करती हैं, तो उन्हें दिखाई देता है कि कैलिप्सो के सामने कोई बड़ा खतरा आने वाला है। इसलिए वो उसे एक दवा और कुछ चीजें अपनी सुरक्षा के लिए देती हैं। फिर वो उसे चेतावनी देती हैं कि बहुत जल्द उसकी जिंदगी में एक बड़ा संकट आने वाला है। लेकिन इस दवा में एक अनोखी शक्ति है, अगर किसी को गंभीर चोट भी लग जाए तो ये शरीर को बहुत तेजी से ठीक करने में मदद कर सकती है। दूसरी ओर निकोलाई अपने दोनों बेटों सर्गेई और दिमित्री को लेकर शिकार पर निकलता है। सबसे पहले वो एक विशाल हिरन का शिकार करता है। इसके बाद वो सर्गेई को घायल शेर के पास ले जाकर उसका खून छूने के लिए कहता है और उसके माथे पर भी खून का निशान बना देता है। उसका मानना था कि इससे उसके बेटे के अंदर का डर खत्म हो जाएगा। निकोलाई हमेशा सर्गेई को ज्यादा महत्व देता था क्योंकि वो दिमित्री को कमजोर और डरपोक समझता था। उसी रात जब सभी लोग कैंप में बैठे थे, तब बातचीत से पता चलता है कि निकोलाई यहाँ जार नाम के एक बेहद खतरनाक शेर का शिकार करने आया है। अगले दिन सभी लोग उस शेर की तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ते में निकोलाई की मुलाकात एलेक्सी नाम के एक व्यक्ति से होती है। एलेक्सी उसके कारोबार में साझेदार बनना चाहता था, लेकिन उसकी कमजोर और बीमार हालत देखकर निकोलाई उसे अपमानित करके भगा देता है। दरअसल निकोलाई रूस के अंडरवर्ल्ड का एक शक्तिशाली ड्रग किंगपिन था और उसके अनुसार कमजोर लोगों की वहाँ कोई जगह नहीं थी। इधर दिमित्री और सर्गेई अपनी टीम से
दूर निकल जाते हैं। बातचीत करते करते अचानक उनके सामने वही शेर जार आ जाता है। सर्गेई अपने भाई को बचाने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है और शेर को शांत करने की कोशिश करता है। तभी दूर से निकोलाई गोली चला देता है। गोली की आवाज से गुस्से में आकर शेर सर्गेई पर हमला कर देता है और उसे जंगल के अंदर घसीट ले जाता है। निकोलाई कहीं और गोलियां चलाता है, लेकिन वो उस विशाल शेर को रोक नहीं पाता। उसी समय पास के इलाके में कैलिप्सो अपने परिवार के साथ घूम रही थी। अचानक उसे एक अजीब सा एहसास होता है और वो जंगल के अंदर चली जाती है। वहाँ उसे गंभीर रूप से घायल सर्गेई मिलता है। शेर के जाने के बाद वो अपनी दादी द्वारा दी गई रहस्यमयी दवा सर्गेई को पिला देती है। दवा पीते ही उसके शरीर में अजीब प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाती हैं और जाते समय वो कैलिप्सो उसके पास अपना एक कार्ड भी छोड़ देती है। कुछ देर बाद रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँचती है और सर्गेई को अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि कुछ मिनट बाद उसकी धड़कन फिर से चलने लगती है, मानो मौत उसे अपने साथ ले जाकर वापस छोड़ गई हो। इसके बाद निकोलाई उसे लंदन ले जाता है। एक दिन वो सर्गेई से सवाल करता है कि उसने शेर के सामने गोली क्यों नहीं चलाई और कमजोरी क्यों दिखाई। निकोलाई चाहता था कि उसका बेटा भी उसकी तरह निर्दयी और निडर बने। फिर वो सर्गेई को शेर का कटा हुआ सिर दिखाकर बताता है कि उसने जार को मार डाला है। ये सुनकर सर्गेई गुस्से से भर जाता है और कहता है कि शेर को उसके पिता पर हमला करना चाहिए था। इसके बाद वो हमेशा के लिए उस घर को छोड़ने का फैसला कर लेता है। इस बीच उसे अपने शरीर में अजीब बदलाव महसूस होने लगते हैं। उसी रात जब वो घर छोड़कर जा रहा था, तब दिमित्री उसे देख लेता है। रोते हुए वो अपने भाई से उसे अकेला छोड़कर न जाने की विनती करता है। सर्गेई उसे वादा करता है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे उससे संपर्क जरूर बनाए रखेगा। इसके बाद वो एक कार्गो शिप के जरिए अपने नए ठिकाने की ओर निकल पड़ता है। लंबा सफर तय करने के बाद वो एक सुनसान और जंगली इलाके में पहुंचता है। वहाँ एक परित्यक्त घर में रहने लगता है। ये जगह उसकी माँ की खरीदी हुई निजी संपत्ति का हिस्सा थी। एक दिन हिरन का पीछा करते हुए सर्गेई को एहसास होता है कि अब वो एक साधारण इंसान नहीं रहा। उसकी रफ्तार कई गुना बढ़ चुकी थी। वो असंभव ऊंचाइयों तक छलांग लगा सकता था, पल भर में पेड़ों पर चढ़ सकता था और बहुत दूर की चीजों को भी साफ देख सकता था। कुछ समय बाद वो देखता है कि कुछ शिकारी अवैध रूप से भैंसों का शिकार करके उनके सींग काट रहे हैं। सर्गेई उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब वे नहीं मानते तो लड़ाई शुरू हो जाती है। इस संघर्ष में 2 शिकारी मारे जाते हैं। यहीं से उसकी नई पहचान की शुरुआत होती है। वर्तमान समय में कहानी फिर लौटती है। सर्गेई का विमान उसी जंगल में उतरता है और वो दोबारा उस पुराने घर में वापस आता है। इतने वर्षों में उसने उस जर्जर मकान को आधुनिक तकनीक से लैस एक गुप्त ठिकाने में बदल दिया था। धीरे धीरे ये साफ होने लगता है कि कैसे एक साधारण युवक समय के साथ दुनिया के सबसे खतरनाक और दिग्गज शिकारी क्रेवन द हंटर में बदल गया। इसी बीच अफ्रीका के जंगल में घूमते हुए क्रेवन की नजर कुछ शिकारियों पर पड़ती है। वे लोग एक शिकार किए गए भैंसे के सींग काटकर भागने की तैयारी कर रहे थे। ये नजारा देखते ही क्रेवन खुद को रोक नहीं पाता और तुरंत उन पर हमला कर देता है। कुछ ही मिनटों में वो पूरे गिरोह को खत्म कर देता है, लेकिन आखिरी पल में एक आदमी वहाँ से भाग निकलने में सफल हो जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो भागा हुआ आदमी अपने बॉस के ऑफिस में पहुंचता है। उसे लगता है कि वो क्रेवन को चकमा देकर बच गया है, लेकिन तभी वो देखता है कि क्रेवन उसके बॉस की कुर्सी पर बैठा हुआ है। क्रेवन उसे बताता है कि वो उसके बॉस को पहले ही मार चुका है। डर के मारे वो आदमी कहता है कि वो क्रेवन की हर बात मानेगा, बस उसकी जान बख्श दी जाए। लेकिन अचानक क्रेवन उस पर तीर चला देता है। इसके बाद वहाँ उसके बॉस की लाश भी दिखाई जाती है। दूसरी ओर कालिप्सो अब लंदन की एक मशहूर वकील बन चुकी है। हाल ही में उसकी करीबी दोस्त समैंथा की रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी गई है। अपनी दोस्त के अंतिम संस्कार में कालिप्सो सबको बताती है कि समैंथा ही वो इकलौती इंसान थी जिसने खतरनाक किर्फ गैंग के खिलाफ अदालत में लड़ने की हिम्मत दिखाई थी। सभी जानते हैं कि इस हत्या के पीछे कौन है, लेकिन सबूतों की कमी के कारण पुलिस अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। समारोह खत्म होने के बाद अचानक उसके सामने क्रेवन आ जाता है। कई साल पहले कालिप्सो ने उसे जो कार्ड दिया था, क्रेवन वही कार्ड उसे वापस लौटा देता है। कालिप्सो हैरानी से पूछती है कि क्या वो वही लड़का है और इतने सालों बाद उसने उसे ढूंढा कैसे। हल्की मुस्कान के साथ क्रेवन जवाब देता है, मैं एक शिकारी हूँ, किसी को ढूंढ निकालना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। बातों बातों में क्रेवन बताता है कि उसने समैंथा की मौत का बदला ले लिया है और चेरनोव को मार दिया है। वो कालिप्सो को बताता है कि उस रहस्यमयी दवा को लेने के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। उसके अंदर एक अजीब और असाधारण शक्ति आ गई है। इसके बाद वो कालिप्सो को अपराधियों की एक सूची देता है और कहता है कि इस सूची में जिन लोगों के नाम है वो एक एक करके उन सभी को उनके पापों की सजा देगा। वो कालिप्सो से और अपराधियों की जानकारी देने के लिए भी कहता है। कालिप्सो जवाब देती है कि वो इस बारे में सोचकर बाद में बताएगी। साथ ही वो उसे चेतावनी देती है कि उसका ये रास्ता सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके करीबियों को भी खतरे में डाल सकता है। उधर चेरनोव की मौत की खबर एक खतरनाक अपराधी राइनो तक पहुंच जाती है। जब वो जांच करता है तो उसे पता चलता है कि इस हत्या के पीछे वही रहस्यमयी हंटर है। उसका एक आदमी उसे बताता है कि ये हंटर अपराधियों को सूची के अनुसार ढूंढता है और फिर उन्हें मार देता है। ये सुनकर राइनो अपने आदमियों को हर हाल में उस हंटर को खोज निकालने का आदेश देता है। इसके बाद राइनो चेरनोव के पुराने साथियों से मिलने जाता है। वो कहता है कि उनमें से किसी एक के साथ वो साझेदारी करेगा, लेकिन तभी एक आदमी उस पर गोली चला देता है। हैरानी की बात ये थी कि गोली का उस पर कोई असर नहीं होता। अचानक उसका शरीर
पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। फिर आपस में ही लड़ाई शुरू हो जाती है और आखिर में केवल एक आदमी बचता है जिसके साथ राइनो साझेदारी कर लेता है। बाद में राइनो के आदमियों को एक पेन ड्राइव मिलती है। उसे चलाने पर रूस की जेल से भागते समय रिकॉर्ड किया गया क्रेविन का वीडियो दिखाई देता है। तभी राइनो समझ जाता है कि वो रहस्यमयी हंटर कोई और नहीं बल्कि निकोलाई का बड़ा बेटा सर्गेई यानी क्रेविन है। क्रेविन को रोकने के लिए अब राइनो एक ऐसे व्यक्ति की मदद लेता है जिसके पास बेहद अजीब और खतरनाक शक्तियां हैं। उसका नाम है फॉरेनर। दूसरी तरफ दिमित्री के जन्मदिन की पार्टी के दौरान अचानक राइनो के आदमी हमला कर देते हैं। किसी तरह निकोलाई और बाकी लोग बच निकलते हैं, लेकिन ये घटना दिमित्री के अंदर छिपे डर को और भी स्पष्ट कर देती है। बेटे की इस कमजोरी को देखकर निकोलाई गुस्से से भर उठता है क्योंकि उसकी नजर में कमजोर लोगों की कोई कीमत नहीं होती। इसी जन्मदिन के मौके पर लंबे समय बाद दोनों भाई एक साथ समय बिताते हैं। जब वे बातें कर रहे होते हैं तभी उनके पिता निकोलाई वहाँ आ जाते हैं। हालांकि क्रेविन के दिल में अपने पिता के लिए कोई प्यार नहीं बचा है, फिर भी वो अपने भाई की खुशी के लिए सब कुछ भुलाने की कोशिश करता है। रात गहरी होने पर क्रेविन नशे में धुत दिमित्री को उसके कमरे तक छोड़ आता है। इसके बाद वो खुद भी सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं आती। आखिरकार वो खुले आसमान के नीचे जाकर सो जाता है। सुबह जब वो वापस घर के अंदर आता है तो उसके सामने एक भयानक दृश्य होता है। पूरा कमरा अस्त व्यस्त पड़ा था और दिमित्री का कहीं कोई पता नहीं था। तभी उसे एहसास होता है कि उसके भाई का अपहरण कर लिया गया है। घटना स्थल पर पड़े एक खास तरह के तुर्की सिगरेट के टुकड़े ही उसके पास बचा हुआ एकमात्र सुराग थे। बिना एक पल गवाए क्रेविन दौड़ पड़ता है। उसके सामने अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, किसी भी कीमत पर अपने भाई को वापस लाना। और यहीं से शुरू होता है फिल्म का सबसे बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस, जहां क्रेविन की रफ्तार, ताकत और एक शिकारी की अद्भुत क्षमताएं एक साथ देखने को मिलती हैं। क्रेविन ने पूरी कोशिश की, लेकिन वो अपहरणकर्ताओं की गाड़ी को पकड़ नहीं सका। कुछ ही पलों में वो गाड़ी एक हेलीकॉप्टर के पास पहुंच गई, जहां दिमित्री को लेकर भागने की तैयारी चल रही थी। आखिरी समय पर क्रेविन वहां पहुंच गया और अपनी असाधारण ताकत से हेलीकॉप्टर को हवा में ही रोक दिया, लेकिन तभी अंदर मौजूद एक बंदूकधारी ने उस पर गोली चला दी। हमले से बचने के लिए क्रेविन नीचे हट गया, फिर भी वो अपने भाई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसने एक लोहे की रॉड फेंककर उस बंदूकधारी को मार डाला और हेलीकॉप्टर से लटक गया, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। उड़ान के दौरान जब हेलीकॉप्टर पानी के ऊपर से गुजर रहा था, तभी एक विशाल चट्टान से टकराकर क्रेविन नीचे नदी में जा गिरा। नाकाम रहने के बाद क्रेविन तुरंत कैलिप्सो के पास पहुंचा और उसे पूरी घटना बता दी। उसने बताया कि अपहरणकर्ता तुर्की भाषा में बात कर रहे थे और एक खास तरह की तुर्की सिगरेट पी रहे थे। कैलिप्सो ने उसे शांत रहने की सलाह दी। उसके कुछ भरोसेमंद मुखबिर थे जो गुप्त रूप से जानकारी इकट्ठा करते थे, इसलिए उसने तुरंत अपने एक आदमी को उस गैंग के बारे में पता लगाने के लिए भेज दिया। दूसरी ओर घर लौटने पर क्रेविन को पता चला कि अपहरणकर्ताओं ने फिरौती के तौर पर $20 मिलियन की मांग की है। क्रेविन पैसे देकर अपने भाई को वापस लाना चाहता था, लेकिन निकोलस ने बिल्कुल अलग फैसला लिया। उसके अनुसार फिरौती देना कमजोरी दिखाने जैसा था और इससे भी दिमित्री की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। अपने पिता की ये निर्दयी सोच देखकर क्रेविन समझ गया कि अपने भाई को बचाने की जिम्मेदारी आखिरकार उसी के कंधों पर है। अगर वो अपने पिता के भरोसे बैठा रहा तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ समय बाद कैलिप्सो के लोगों ने उसे एक फाइल दी, जिससे उसे पता चला कि ओमर ओजदेमिर नाम का व्यक्ति इस अपहरण के पीछे है और दिमित्री को तुर्की के एक दुर्गम पहाड़ी इलाके में छिपा कर रखा गया है। लेकिन ये जानकारी एक सोचा समझा जाल थी। फॉरेनर पहले ही उस आदमी को अपनी तरफ मिला चुका था। उसका मकसद सिर्फ एक था, क्रेविन को गलत रास्ते पर भेजना। खबर को सच मानकर क्रेविन तुरंत तुर्की पहुंच गया। वहां उसने एक एक करके ओमर के आदमियों को हरा दिया और आखिरकार ओमर को पकड़ लिया। तभी दूर से एक रॉकेट लॉन्चर दागा गया। विस्फोट के जोरदार झटके से ओमर और क्रेविन दोनों पहाड़ की ढलान से नीचे जा गिरे। मौत के करीब पहुंच चुके ओमर ने आखिरकार सच कबूल कर लिया कि पूरे अपहरण की साजिश के पीछे राइनो है। ओमर के आदमी समझ बैठे कि क्रेविन भी मर चुका है, लेकिन तभी क्रेविन अचानक उनके सामने आ गया और उन्हें खत्म कर दिया। इसके बाद दिखाया जाता है कि फॉरेनर एक लाश से सबूत इकट्ठा कर रहा था। तभी वहां पुलिस पहुंच जाती है, लेकिन फॉरेनर की सम्मोहन शक्ति के सामने पुलिस अधिकारी बेबस हो जाते हैं और कुछ ही पलों में अपनी जान गंवा बैठते हैं। जांच के दौरान फॉरेनर को क्रेविन द्वारा इस्तेमाल किए गए जहरीले इंजेक्शन भी मिल जाते हैं। उधर कैद में रखा गया दिमित्री लगातार दवाइयां लेकर अपने शारीरिक दर्द को कम करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान राइनो उसे अपने अतीत की कहानी सुनाता है। तभी पता चलता है कि राइनो कोई और नहीं बल्कि वही अलेक्सी है जिसे कभी निकोलस ने अपने साथ काम करने की इच्छा जताने पर अपमानित कर दिया था। यही अपमान और उपेक्षा धीरे धीरे उसे बदल देती है। अमेरिका जाकर उसने एक ऐसे वैज्ञानिक को ढूंढ निकाला जिसने इंसानों की ताकत कई गुना बढ़ाने वाला एक विशेष सीरम बनाया था। गेंडे के डीएनए से तैयार उस दवा ने राइनो को राइनो में बदल दिया। उसके शरीर पर लगा खास उपकरण लगातार दवा पहुंचाता रहता था, जिससे वो इंसानी रूप में रहता था। लेकिन जैसे ही वो उपकरण हटता, उसका भयानक राइनो रूप सामने आ जाता। इसके बाद राइनो दिमित्री को अपनी टीम में शामिल होने का प्रस्ताव देता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि निकोलस ने कभी उसकी असली कीमत नहीं समझी, यहाँ तक कि उसने फिरौती देने से भी इनकार कर दिया। इसलिए उसके अनुसार अपने पिता के खिलाफ जाकर सत्ता हासिल करना ही उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता है। लेकिन दिमित्री किसी भी कीमत पर अपने परिवार के साथ विश्वासघात करने के लिए तैयार नहीं होता। तब राइनो एक और बड़ा सच सामने लाता है। वो बताता है कि सर्गेई अब पहले वाला इंसान नहीं है। अब पूरी दुनिया उसे क्रेविन द हंटर के नाम
नाम से जानती है, एक ऐसा खतरनाक शिकारी जो अपराधियों का बेरहमी से शिकार करता है। अपने भाई के बारे में ये सच्चाई सुनकर दिमित्री पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसी समय फॉरेनर वहाँ पहुँचता है। अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके वो आसानी से अंदर प्रवेश कर जाता है। फॉरेनर राइनो को बताता है कि उसका बॉस दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक चेरनो था। उसी चेरनो को कभी क्रेवेन ने मार डाला था, तभी से वो बदले की आग में जल रहा है और लंबे समय से क्रेवेन को ढूंढ रहा है। जांच के दौरान उसे पता चला कि तुर्की में इस्तेमाल किया गया जहर एक दुर्लभ फूल से बनाया गया था, जो सिर्फ रूस के एक दूरदराज इलाके में उगता है। इसलिए उसे यकीन था कि क्रेवेन वहीं छिपा हुआ है। इधर तुर्की में मौजूद क्रेवेन को समझ आ जाता है कि ये सब उसे फंसाने के लिए रचा गया षड्यंत्र था। वो तुरंत कैलिप्सो से संपर्क करता है और उसे सावधान रहने के लिए कहता है। उसे डर था कि दुश्मन कैलिप्सो को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसका अंदेशा सही साबित होता है। कैलिप्सो देखती है कि काले कपड़े पहने कुछ लोग उसकी केबिन की ओर बढ़ रहे हैं। तब क्रेवेन उसे तुरंत एयरपोर्ट पहुंचने के लिए कहता है, जहां उसके लिए एक कार्गो विमान भेजा जाने वाला था। इसके बाद दोनों की मुलाकात रूस के उसी जंगल में होती है। लेकिन दिमित्री कहाँ है, इसका कोई सुराग अब भी उनके पास नहीं था। रूस के घने जंगल में लौटने के बाद क्रेवेन के सामने एक और अप्रत्याशित खतरा आ खड़ा होता है। अचानक एक विशाल बाघ उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, जिसके बाद बाघ वहाँ से चला जाता है। क्रेवेन बताता है कि वो इस बाघ को बचपन से जानता है और अब वो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और ताकतवर हो चुका है। इसके बाद दोनों क्रेवेन के घर पहुँचते हैं। वहाँ कैलिप्सो को तरह तरह के वैज्ञानिक उपकरण, प्रयोगशाला का सामान और क्रेवेन के खास हथियार दिखाई देते हैं। वो लंबे समय से अपने ऊपर हुए रहस्यमय बदलावों की वजह जानने की कोशिश कर रहा था। क्रेवेन जानना चाहता था कि बचपन में कैलिप्सो ने उसे जो रहस्यमय दवा दी थी वो आखिर बनी कैसे थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उसे इसका कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार वो कैलिप्सो से उस दवा के बारे में पूछता है। कैलिप्सो बताती है कि ये दवा उसे उसकी दादी से मिली थी। कई पीढ़ियों से ये रहस्य उनके परिवार में सुरक्षित था, लेकिन दादी की मृत्यु के साथ ही वो ज्ञान भी हमेशा के लिए खो गया। उसके पास अब उस दवा की एक बूंद भी नहीं बची थी। जो कुछ था वो उसने कई साल पहले क्रेवेन को दे दिया था। इधर क्रेवेन को ढूंढते ढूंढते राइनो अपनी टीम के साथ रूस के उस जंगल में पहुंच जाता है। दिमित्री के फोन से वो क्रेवेन से संपर्क करता है और साफ शब्दों में कहता है कि अब उसका आखिरी समय आ चुका है। लेकिन तभी वो बाघ अचानक राइनो के आदमियों पर हमला कर देता है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर दिमित्री वहां से भाग निकलता है। दूसरी तरफ क्रेवेन भी चुप बैठने वालों में से नहीं था। वो पूरे जंगल को अपना हथियार बना लेता है और एक के बाद एक जाल बिछाकर राइनो के सैनिकों को खत्म करने लगता है। लेकिन तभी हालात बदल जाते हैं जब फॉरेनर उसके सामने आ जाता है। वो एक खास बंदूक की मदद से क्रेवेन के शरीर में एक विशेष इंजेक्शन पहुंचा देता है। इसके असर से क्रेवेन अजीब अजीब चीजें देखने और महसूस करने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर फॉरेनर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए क्रेवेन पर बेरहमी से हमला करता है। इस भयानक लड़ाई में क्रेवेन बुरी तरह घायल हो जाता है और लगभग मौत के करीब पहुंच जाता है। तभी जब फॉरेनर उसे गोली मारकर खत्म करने वाला होता है, कैलिप्सो सटीक निशाना लगाकर उसकी आंख पर वार करती है और उसे मार देती है। इसके बाद कैलिप्सो क्रेवेन की जान बचाने के लिए एक बार फिर उस रहस्यमयी दवा का इस्तेमाल करती है। उसने उस दवा का थोड़ा हिस्सा इतने सालों तक छुपा कर रखा था और अब वही क्रेवेन की जिंदगी बचाने की आखिरी उम्मीद बन जाता है। उधर राइनो एक बार फिर दिमित्री को पकड़ लेता है। उसे यकीन था कि फॉरेनर क्रेवेन को मार चुका है, इसलिए वो निकोलाई के इकलौते जीवित बेटे का इस्तेमाल करके भारी रकम वसूलना चाहता था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक उनके रास्ते में जंगली भैंसों का एक विशाल झुंड आ जाता है। उनकी गरज और दौड़ देखकर राइनो अपना असली राक्षसी रूप धारण कर लेता है। कुछ ही पलों में उसकी कई गाड़ियां तबाह हो जाती हैं। तभी वहां क्रेवेन पहुंच जाता है और शुरू होती है फिल्म की सबसे रोमांचक लड़ाई। क्रेवेन और राइनो के बीच जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है। शुरुआत में राइनो की ताकत के सामने क्रेवेन टिक नहीं पाता। ऐसा लगता है जैसे राइनो पर कोई भी हथियार असर नहीं कर रहा हो। लेकिन लड़ाई के दौरान क्रेवेन को उसके पेट पर एक घाव दिखाई देता है। वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। मौका मिलते ही क्रेवेन एक लोहे की रॉड उस घाव में घुसा देता है। भयंकर दर्द से राइनो कमजोर पड़ जाता है। इसके बाद क्रेवेन उसे रस्सी की मदद से भैंसों के झुंड के बीच फेंक देता है। मरने से पहले राइनो एक ऐसा सच बताता है जो क्रेवेन को अंदर तक तोड़ देता है। वो कहता है कि उनकी सारी जानकारी और वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने करीबी ने उसे दिए थे। तभी क्रेवेन समझ जाता है कि इसके पीछे उसके पिता का हाथ था। अगले दिन क्रेवेन सीधे अपने पिता निकोलाई के सामने पहुंचता है। उस समय निकोलाई रूस के एक जंगल में शिकार कर रहा था। सवालों के जवाब में वो मान लेता है कि ये पूरा खेल उसी का रचा हुआ था। वो जानता था कि राइनो को वो खुद नहीं हरा सकता और अगर वो सीधे क्रेवेन से मदद मांगता तो शायद वो कभी तैयार नहीं होता। इसलिए उसने अपने स्वार्थ के लिए अपने दोनों बेटों की जान तक खतरे में डाल दी। ये सच्चाई जानने के बाद क्रेवेन को एहसास होता है कि उसके पिता के लिए परिवार से ज्यादा महत्वपूर्ण शक्ति और कारोबार था। वो अपने हाथों से अपने पिता को नहीं मार सकता था, इसलिए वो एक दूसरी योजना बनाता है। कुछ समय बाद एक विशाल जंगली भालू निकोलाई पर हमला करने दौड़ता है। निकोलाई जैसे ही उसे गोली मारने की कोशिश करता है, उसे पता चलता है कि उसकी बंदूक में एक भी गोली नहीं है। तब समझ आता है कि क्रेवेन पहले ही सारी गोलियां निकाल चुका था। आत्मरक्षा का कोई रास्ता न होने के कारण निकोलाई जंगल में ही मारा जाता है। एक शिकारी आखिरकार खुद शिकार बन जाता है। इसके बाद
कहानी 1 साल आगे बढ़ती है। दिमित्री के जन्मदिन के समारोह में दिमित्री और क्रेवन आपस में बात कर रहे होते हैं। बातचीत के दौरान क्रेवन महसूस करता है कि उसका भाई अब पहले जैसा नहीं रहा, वो पूरी तरह बदल चुका था। निकोलाई का पूरा साम्राज्य अब उसके नियंत्रण में था। ड्रग्स का कारोबार हो या अपराध की दुनिया, हर चीज की कमान अब उसी के हाथ में थी। क्रेवन हैरानी से पूछता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने यही रास्ता क्यों चुना। दिमित्री शांत स्वर में जवाब देता है, सत्ता का खाली स्थान कभी खाली नहीं रहता और अब उस जगह को मैं भर रहा हूँ। वो ये भी बताता है कि एक अमेरिकी वैज्ञानिक के प्रयोगात्मक फॉर्मूले की मदद से उसने ऐसी शक्ति हासिल कर ली है जिससे वो गिरगिट की तरह अपना चेहरा और रूप बदल सकता है। दिमित्री फिर क्रेवन से कहता है कि निकोलाई उसके लिए कुछ छोड़ गया है। घर लौटने पर क्रेवन को अपने पिता का एक पत्र मिलता है। उसमें लिखा होता है, तुम सिर्फ मेरे बेटे नहीं हो, तुम मेरा ही एक हिस्सा हो। हम दोनों जन्मजात शिकारी हैं। उस पत्र के साथ उसे महान शेर जार की खाल और अयाल से बनी एक खास जैकेट मिलती है। उस जैकेट को पहनने के बाद मानो क्रेवन अपनी असली पहचान को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है। यहीं से जन्म होता है उस महान शिकारी का जिसे दुनिया क्रेवन द हंटर के नाम से जानती है। इसी के साथ फिल्म की कहानी समाप्त हो जाती है।